स्टार्ट करें सब लोग? ठीक है, रिचा आप आ गई, बीच में मिस किया उसका क्या करोगी? जो चला गया उसका क्या करोगी? हाँ लिख लिया ना, लिखना भी है समझना भी है बैठ के। ओके धर्माराम, मजा आ गया आपको? तो कल वाला क्वेश्चन जो डाला है मैंने वो तो कर, बाकी लोगों को नहीं आता। अब देख लो ये हालत है कितने लोग। अच्छा मैं एक आप ईमानदारी से बताना कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है? बताओ। 1 2 3 4। अभी आप, इसका मतलब आपने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया। मैं रोज उस पर एक सवाल डालता हूं कम्युनिटी में, है ना, उसका जवाब दिया करो। आप नीचे कमेंट किया करो कि सर हम हैं, वो बताते ही नहीं हो, करते ही नहीं, फिर क्या फायदा हुआ? एक सवाल कोई आपको बीट कर दे बाहर वाला तो बोलिए क्या होगा फिर? इसका मतलब मैं जो देना चाहता हूं वो आपको सारी चीज तो मिले। कभी आपने ऐसा देखा है कि आपकी फैमिली में पापा या कोई भी, जैसे पापा आपके लिए कुछ लेके आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर कोई दूसरे परिवार का कोई बच्चा अगर आपसे आगे निकल जाए वो चीज ले ले, है ना, तो आपको कैसा लगेगा? तब एहसास होगा ना। तो बहुत से बच्चे वो फ्री में फोकट में ले रहे हैं और आप हमारे बच्चे हैं फिर भी नहीं देख रहे, है ना। देखा करो इन चीजों को। तो आज सब लोग मेरे को कमेंट करोगे मेरे चैनल पे, है ना, वीडियो पे या कम्युनिटी वाले पे मैंने एक सवाल पूछा है तो केवल ये धर्माराम देखा है इसने, पूरी क्लास में एक नहीं देखा है। ओके, हम पढ़ रहे थे पियाजे। आपको बताया मैंने कहा था वैकेंसी आएगी, सुन रहे हो ना? तो वैकेंसी कल, हाँ कल स्वीकृति दे दी वित्त विभाग ने 3000 पोस्ट की, पता है ना आपको? 2000 प्लस 1000। लेकिन आप जानते हैं ये क्या है? ये इस सरकार को वैकेंसी निकालनी थी। परीक्षा आपकी निश्चित रूप से 2024 में होगी, है ना। आपके पास 6 महीने का टाइम भी है। अब नई सरकार आएगी, वो सरकार कोई भी आए, कांग्रेस आए कि बीजेपी आए, जैसे सरकार आएगी नए सेशन की ये वाली जो रिक्तियां हैं ये कुल मिला के अभी डीपीसी होने के बाद 20,000 से ऊपर पोस्ट है। लेकिन नई सरकार क्या करेगी? नई सरकार एक बार में 5,000 पोस्ट और निकालेगी। तो 5 3 8। अरे मैं बता रहा हूं ना, तुम जानते हो कितनी नई स्कूलें हैं जो प्रपोजल हैं जिनके खुलने के? हर बार नामांकन बढ़ रहा है सरकारी स्कूलों में। उसका पूरा जो रेशियो है ना, वो पूरे आंकड़े तो आपको बताते ही नहीं है ना, हम जानते हैं। तो कम से कम 10,000 प्लस सीटें आएंगी 6 महीने बाद आपके सामने। 10,000 प्लस का मतलब मिला के 15,000 भी हो सकती है, 16,000 भी हो सकती है, 18,000 भी हो सकती है, लेकिन 13,000 की तो गारंटी है। अब इतने में आप नहीं आ सकते तो फिर जिंदगी का आखिरी चांस मान लेना इसको, फिर सो जाना जाके। और जबकि आप हमसे पढ़ते हो, समझ रहे हो मेरी बात? और मेरे से आप जुड़े रहोगे तो मैं आपको, अब सभी फर्स्ट ग्रेड के हो गए आप, फर्स्ट ग्रेड में तो कमाल की चीजें मिलेंगी आपको। 60 नंबर की साइकोलॉजी हम देंगे, 30 नंबर का फर्स्ट पेपर में स्कूल मैनेजमेंट, पूरी इंडिया में कोई नहीं है, हम बताएंगे आपको। मैं ही पढ़ाता हूं। आरटी के इंडिया में जनक हम है, ये मान लो आप। ऐसा बोलना मैं खुद इसलिए बोल रहा हूं कि आपको पता ही नहीं है, आप चैनल नहीं देखते तो फिर क्या बताऊं, तब मेरे को बोलना पड़ा है। जितने लेक्चर सिलेक्ट हुए ना पिछली बार, जितने फर्स्ट ग्रेड में हुए हैं, उनमें से लगभग 30% फर्स्ट पेपर में हमारे एजुकेशनल मैनेजमेंट की वजह से हुए हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट में क्या है? एक तो स्कूल की चीजें हैं। तो आप जब किसी स्कूल में जॉब करते हो पिछले 15-20 साल से, तो आपसे ज्यादा कौन जानता है? समझ रहे हो मेरी बात? पेडागोजी की चीजें, प्लस उसमें एक बेहतरीन चीज है जिसका कॉम्बिनेशन किसी किसी के साथ बैठता है। कभी आप पढ़ते ना हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, बजटिंग, ये केवल कॉमर्स के वो बच्चे जानते हैं जो हाई लेवल पे, जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह किया है, और हम वो भी हैं। तो तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन हमारे पास है। स्कूल वाली चीजें, एजुकेशनल वाली चीजें, जिनमें आपके एनसीएफआरटी, नई शिक्षा नीति, ये सब तो कमाल की बातें हैं ही, सुन रहे हो ना। तो वो 30 नंबर कमाल के होंगे। तो 60 और 30 90, एक 30 नंबर आपको बढ़िया हिस्ट्री पढ़नी है, 120। ये 120 ठप्पा लगा देगा, गारंटी है मेरी। पर रहना है हमारे साथ, ऐसे नहीं काम चलेगा ऐसे, क्योंकि दुनिया पता है कितनी, पता ही लगेगा कब कुचल के आगे बढ़ गए। ऐसे थोड़ी है, आप तो सोते रहते हो, लोग बाग लग गए, पता है रात को भी नहीं सोते, काम था। ओके चलो, तो जीन पियाजे की 3 स्टेज हो गई। पहली स्टेज में खास बात है, सेंसरी मोटर 2 चीजें होती हैं, सेंसेस काम करते हैं और गामक क्रियाएं, एक्शंस होते हैं। अब वो 2 दिन आया, उसको
गया ना काम से, ऐसे ही जाता है। हर कोई थोड़ी बन जाता है। आप कई बार सोचते हो ना कि मैं बहुत अच्छा, पहले प्लान करते हो, बहुत अच्छा पढ़ेंगे, ये करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाते हो, और उसके बाद क्या होता है, थोड़े से दिन बाद आप ढीले पड़ जाते हो। फिर कौन, जब रिजल्ट आता है, आप जिस दिन एग्जाम देके जाते हो उस दिन आपके तन बदन में आग लग जाती है, नींद नहीं आती, अब तो एक भी मिनट नहीं खोएंगे, ऐसा बोलते हो। लेकिन फिर यही तो तपस्या है, हर कोई थोड़ी कर सकता है। कभी आपने सोचा कल से मैं योगा करेंगे, योगा करूंगा, ऐसा ऐसा सोचते हो? या जिम ज्वाइन कर लेंगे, मेहनत करेंगे कल से? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद छोड़ना ही पड़ता है। और प्रकृति क्या करती है, आजमाती है कि इसमें कितना दम है ना। कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर सक्सेस कहां से मिलेगी, कहां से मिलेगी। और ये बात आपको वो बता रहा है जिसने 13 नौकरियां हासिल की हैं। मैंने 13 जॉब हासिल किए हैं कंपटीशन में, जनरल में, तब बता रहा हूं। तो सेंसरी मोटर क्लियर है सबको? उसके बाद सेंसरी मोटर में 2 ही खास बातें याद रखनी थी आपको। उसके बाद ध्यान रखना है प्री ऑपरेशनल में, एक तो मेन जो होलोग्राम है वो है कि वहां एक्शंस और मूवमेंट की जगह पे लैंग्वेज आ जाती है। क्या आ जाती है? लैंग्वेज। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, वहां पे सिंबॉलिक चीजें शुरू हो जाती है, मेंटल इमेज बननी शुरू हो जाती है। और वहां पे तर्क पहली बार बच्चा करता है, लेकिन वो तर्क सही नहीं होता, अतार्किक अवस्था, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसडक्टिव। देखो ट्रांसडक्टिव मैंने आपको बोला था, कैसी चीजें हैं इंग्लिश में। एक इंडक्टिव थिंकिंग, आप देखो सामने क्या बोला था, उसको वापस तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, जब मैं बोलूं तो सामने देखा करो। इंडक्टिव थिंकिंग में डक्टिव आता है, इन लगता है, बोलिए लगता है इंडक्टिव। डिडक्टिव में डीई लगता है, डिडक्टिव। इसमें ट्रांस लगता है, इसका मतलब ट्रांसडक्टिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव दोनों ही है और दोनों ही नहीं है। जैसे ट्रांसजेंडर की बात करी थी ना हमने, तो इसमें डिडक्टिव भी होगा, इंडक्टिव भी होगा, क्योंकि आगे वाला डक्टिव है, पीछे ट्रांस लगा दिया। इसीलिए तो पहली बार ऐसा शिक्षण सूत्र आपने जिंदगी में सुना होगा, विशिष्ट से विशिष्ट। समझ आ रही है? उसके बाद तीसरी स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की खास बात, उसका होलोग्राम यह था कि उसमें तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? तार्किक चिंतन। लेकिन खास बात, केवल आगमनात्मक चिंतन ही होता है। तीसरी अवस्था में क्या होता है? आगमनात्मक चिंतन ही होता है, निगमनात्मक आएगा चौथी में, यह ध्यान रखना है। सुन रहे हो? तो लिखो चौथी स्टेज क्या नाम था? तीसरी का क्या नाम था? बोलो। मूर्त संक्रियात्मक। और चौथी का है अमूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसका दूसरा नाम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में याद रखना, तीसरी स्टेज के लिए एक शब्द था कॉन्क्रीट। क्या था? कॉन्क्रीट। और अमूर्त को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशनल शब्द सब में आता है। एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। और ध्यान रखना बच्चों, इसका समय है 11 से 15 वर्ष। और कई बार आप पढ़ते हैं 12+, 12 के बाद। लिखा? चलिए, तो इसमें क्या क्या होता है? पहली बात, अमूर्त के साथ अमूर्त को जोड़ दो। अमूर्त चिंतन, पहली विशेषता अमूर्त चिंतन। इंग्लिश में बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट। अमूर्त को अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। चिंतन तर्क लगभग एक जैसी बात है, तो थिंकिंग भी लिख सकते हैं, रीजनिंग भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, इसकी दूसरी विशेषता, पहली विशेषता अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। दूसरी विशेषता अमूर्त चिंतन लिखा सबने? ओके। इंग्लिश में क्या लिखा?
एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। आपने कभी ऐसा सुना है, कुछ ऐसे लफ्ज हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे हमें मोहब्बत है सोहेल, तो इसलिए है कि वो हमारे बच्चों का सिलेक्शन करवाता है। ऐसा एक शब्द कई बार अब तक आपने सुना भी होगा हमसे, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग सुना है? हिंदी में अभिसारी और अपसारी चिंतन। अभिसारी क्या होता है? अभिसारी का मतलब मैंने आपको उसमें बताया होगा शायद, प्रोक्सिमोडिस्टल में। यस, जोर से बोलो। अभिसारी, सुन लो। अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है एक आंसर एक जवाब। किसी भी प्रश्न का एक जवाब है वो तो है अभिसारी, और मल्टीपल रिस्पॉन्स वो है अपसारी। अपसारी को बोलते हैं कन्वर्जेंट। बुद्धि में पढ़ेंगे वैसे हम इनको, क्रिएटिविटी में पढ़ेंगे हम इनको। तो अपसारी का मतलब बहुत से जवाब, अभिसारी का मतलब एक जवाब। 5 और 7 कितने होते हैं? ये अभिसारी होगा कि अपसारी? अभिसारी, क्योंकि हर 12 ही होंगे और कोई जवाब ही नहीं है। हमारे देश की राजधानी क्या है? एक इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि दिल्ली है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका कोई और जवाब नहीं हो सकता। ये सारे अभिसारी चिंतन होते हैं। कौन से चिंतन होते हैं? अभिसारी, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग। और ऐसे तमाम सवाल जिनके कितने भी जवाब हो सकते हैं उनको बोलते हैं अपसारी चिंतन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। कौन सी थिंकिंग? डाइवर्जेंट थिंकिंग। और खास बात है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है दिशाओं में सोचना। किस में सोचना? डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है चारों तरफ सोचना। किधर सोचना? डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। बॉक्स से बाहर सोचना, किधर भी सोचना, वो होता है दरअसल क्रिएटिव थिंकिंग। अपसारी चिंतन का ही दूसरा नाम क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग। तो अब ये स्टेज वो आ गई जिसमें तमाम हाई लेवल के थिंकिंग प्रोसेस आ जाएंगे, और ऐसा ही एक थिंकिंग प्रोसेस है डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? अपसारी चिंतन। तो अब इस स्टेज में बच्चा समस्याओं का समाधान एक रास्ते से चल के नहीं करेगा, बल्कि चारों दिशाओं में किधर भी जाके करेगा। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमने आपको बोला, आप कोई भी बात करें, उसके कितने भी जवाब हो सकते हैं ना, वो सारा डाइवर्जेंट है। हम आपको कहते हैं ये जो कमरा है इसके टायर लग जाएं तो इसका एक जवाब नहीं है। ये तो बोलेगी फिर मैं 5 मिनट जल्दी नहीं जाऊंगी, वहां चले जाएंगे। सर फिर आप तो हमारे गांव में आके पढ़ाओगे। जितने भी जवाब हो सकते हैं। ओके, तो ये अपसारी चिंतन है, यहां अपसारी चिंतन हो जाएगा। इसलिए बड़ी विशेषता 2 नंबर पे आप लिखें, अपसारी चिंतन। कभी आपने एक टर्म सुनी होगी, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड, सुना है? तो ओपन एंडेड मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ये अपसारी होता है, ये क्रिएटिव होता है। अपसारी चिंतन द्वारा समस्या समाधान की योग्यता, ये बड़ी विशेषता है। इस स्टेज में समस्या समाधान करता है मल्टीपल तरीकों से। समस्या समाधान की योग्यता। कौन से चिंतन द्वारा? अपसारी चिंतन द्वारा। तो एक विशेषता बनी, समस्या समाधान को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन। प्रॉब्लम, यार ये गलत है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट, ये बड़ी विशेषता है। पहली विशेषता अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। दूसरी विशेषता अपसारी चिंतन द्वारा समस्याओं का समाधान करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग। कितनी बेहतरीन बातें हैं, कमाल की हैं। पर आप इनको कमाल का समझें तब है, आप तो समझते हो। ओके, अच्छा, अमूर्त चिंतन क्या होता है? क्या होता है अमूर्त चिंतन? हमने बोला था कल राम से लंबा श्याम और श्याम से लंबा मोहन है।
तो सामने खड़े थे, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करना तो होगा मूर्त, और आपने झटके में बता दिया। तो हमारे दिमाग में ये सारी चीजें जब हम 11 साल के ऊपर आते हैं, 12 साल के ऊपर आते हैं, तभी अपने आप होता है। हम चीजों को अपने दिमाग में, हमारा दिमाग रेडी रेकनर की तरह हमें आंसर देता है, तो तमाम चीजें अमूर्त अमूर्त चिंतन होती है। पियाजे कहते हैं, आप सुन रहे हो ना, पियाजे कहते हैं कि इससे पहले हम केवल पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर ही सोचते थे 11 साल से पहले, लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे सोचने की तरीके, चीजें बदल जाती हैं। बहुत से नाम है, बहुत से एग्जांपल हैं, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, नेट जेआरएफ में जाते हैं, पीएचडी में जाते हैं, तो सारी चीजें आती हैं। तो पियाजे इसीलिए बहुत, एक बोला ना उन्होंने कि आइंस्टीन ने क्या बोला था, जीनियस माने जाते हैं। साथ में अपसारी चिंतन कभी नहीं भूलोगे आप, वैसे वापस आएंगे ये चीजें साइकोलॉजी में, इंटेलिजेंस में, क्रिएटिविटी में, तब और मैं आपको क्लियर करूंगा। समस्या समाधान करता ही है। तीसरी बात आपको याद है वहां पे, इससे पहले वाली, सुन रहे हो कि नहीं, इससे पहले वाली स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो गई थी, तार्किक चिंतन शुरू हो गया था, रेशनल थिंकिंग स्टार्ट हो गई थी। पर वो कौन सा तर्क था? हाँ, इससे पहले वाली कौन सा, यस, कौन सा तर्क था? आगमनात्मक तर्क था। क्या था? कौन सी रीजनिंग थी? इंग्लिश में कौन सी रीजनिंग थी? इंडक्टिव रीजनिंग थी। कौन सी रीजनिंग थी? इंडक्टिव थी। कौन सा सूत्र लगता था? विशिष्ट से सामान्य लगता था, स्पेसिफिक टू जनरल लगता था। और अब पता है क्या होगा? अब आएगा डिडक्टिव रीजनिंग का जमाना, अब आएगा निगमनात्मक चिंतन, निगमनात्मक तर्कणा, जिसमें क्या होता है, जिसमें किसी भी सामान्य और जनरल प्रिंसिपल और रूल के आधार पे ये योग्यता हो जाती है कि हम अलग अलग पर्सपेक्टिव को, अलग अलग एग्जांपल्स को सोल्व करें। तो पहले सामान्य, बाद में विशिष्ट। लेकिन इसके लिए पियाजे ने एक शानदार चीज और जोड़ी है, और आप लोग चूंकि मास्टर्स कर चुके हैं, मैथ्स में करिए, बायोलॉजी में करिए, कुछ जो भी करिए, तो आपको पता होना चाहिए, एक शब्द आता है इंग्लिश में हाइपोथेसिस, सुना है आपने सबने, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिकल्पना। क्या बोलते हैं? परिकल्पना। परिकल्पना क्या होती है? एक तो होता है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर में तो हम हर चीज को करके देखते हैं, सुन रहे हो मेरी बात, फिर फाइनली सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। और हाइपोथेसिस में क्या होता है? पहले से हम भविष्यवाणी करते हैं, जैसे आपने सुना व्हाट इफ, अगर ऐसा होगा तो फिर इसका क्या हो सकता है। तो साइंटिफिक और साइंटिस्ट ऐसा ही करते हैं, पहले से कोई भी समस्या है उसका संभावित सॉल्यूशन, हम पहले से सॉल्यूशन पे चले जाते हैं, फिर उसको ट्राई करते हैं कि वास्तव में वो फिट बैठ गया तो ओके, नहीं तो फिर कोई दूसरा समाधान, फिर कोई तीसरा समाधान। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग भी है, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन के तरीके भी हैं, एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइजेशनल मैनर में समस्याओं को दूर करना भी है। इसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया, और वो शब्द है हाइपोथेसिस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिकल्पना। तो हाइपोथेसिस, परिकल्पना भी इसमें आती है, और तर्कणा, निगमनात्मक भी इसमें हो जाती है। तो दोनों को मिला के एक टर्म दिया है जीन पियाजे ने, जो बहुत प्रसिद्ध है, और वो है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। बोलिए कौन सा? हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिकल्पना निगमनात्मक चिंतन। ये बहुत बड़ी बात है, जो पता नहीं कितनी बार परीक्षा में आई है। 3 नंबर पे लिखो। हम पढ़ रहे हैं आखिरी अवस्था की विशेषताएं, तो तीसरी है परिकल्पना। परिकल्पना क्या है? किसी समस्या के समाधान की भविष्यवाणी है, संभावित सॉल्यूशन। साथ में निगमनात्मक, याद रखना, वहां आगमनात्मक, यहां निगमनात्मक। परिकल्पना निगमनात्मक चिंतन, परिकल्पना निगमनात्मक चिंतन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोथेटिको डिडक्टिव। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको हिंदी में भी लिखो, हाइपोथेटिको डिडक्टिव। मैं 1-2 दिन में कुछ अरेंज करने वाला हूं, उस दिन पूरे दिन आपको साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, 6 घंटे 5 घंटे, बीच में गैप दे दे के बाकी सारी क्लासेस ऑफ करूंगा, क्योंकि मेरा इसमें 6-7 क्लासेस अभी होनी जरूरी है। तो उसे मॉर्निंग में पढ़ेंगे, फ्रेश मॉर्निंग से लेके यहां तक। हाइपोथेटिको डिडक्टिव, ये शब्द वापस हिंदी में भी लिख लो।
परिकल्पना निगमनात्मक चिंतन पियाजे की कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो बोलना चौथी, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव थिंकिंग इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं, बोले बता चुके हैं। डिडक्टिव का मतलब क्या है, निगमनात्मक का मतलब क्या है? इतना ही ध्यान रखना, निगमनात्मक का मतलब सामान्य से विशिष्ट, मतलब पहले सूत्र या नियम और फिर अलग अलग एग्जांपल्स पे उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे। हाइपोथेटिको क्या है बताओ? परिकल्पना किसको बोलते हैं? हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं? किसी भी समस्या के समाधान के बारे में भविष्यवाणी करना, किसी भी समस्या का भावी समाधान ढूंढना। बात समझ आ रही है आपको? तो अब तक हमने चौथी अवस्था की कितनी विशेषताएं पढ़ी? 3। पहली बोलिए, कैसा चिंतन? अमूर्त चिंतन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से आप इस अवस्था का नाम भी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है तो जोड़ सकते हो। दूसरी विशेषता क्या थी? बोलो। समस्या समाधान करना, पर कौन से चिंतन के द्वारा? यस, अभिसारी के अपसारी, अपसारी। अपसारी चिंतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। और तीसरी बात में दो बातें आएंगी, एक तो परिकल्पना और दूसरा निगमनात्मक। परिकल्पना निगमनात्मक चिंतन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। छोटी सी लड़की सामने बोले, बोलो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। 3 बातें क्लियर? चौथी और पांचवी कमाल की। अच्छा, यहां पे 2 प्रयोग भी आएंगे, है ना, वो दोनों प्रयोग भी कमाल के हैं। चलिए चौथी विशेषता। चौथी विशेषता, रीट में जब आया था तो पूरे राजस्थान में खेल हो गया था, उन्होंने डिलीट ही कर दिया था, फिर हमने वापस जुड़वाया उसको। रिफ्लेक्सिव थिंकिंग आपने सुना है कभी? सुना ही नहीं। चलिए, विचारशील चिंतन, ये बहुत बड़ी बात है। विचारशील चिंतन, विचारशील चिंतन, 2 शब्द आते हैं, दोनों लिख लो आप। एक तो आता है रिफ्लेक्टिव और दूसरा आता है रिफ्लेक्सिव। थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव एंड रिफ्लेक्सिव थिंकिंग, बहुत बड़ी बात। इसमें हमेशा ही सवाल है, हमेशा ही। और ये वो चीजें हैं जो केवल राजस्थान में कुछ ही बच्चे कर सकते हैं। मेरे पास ज्यादा तो नहीं पर हजारों कमेंट्स पड़े होंगे, सुरभि पारिक से लेके जिन्होंने टॉप किए हैं। 140 से ऊपर वाले हैं करीब, हर बार 20, 30, 50 तो सिलेक्टेड लोग ही आते हैं हमारे पास। हाँ, मोस्टली। वैसे आपको पता है, वो जानती हैं मेरी जो उत्कर्ष की क्लासेज हैं उसमें जितना रेवेन्यू आया था, हाँ, मेरे पास मेरा नहीं आया, वो उनका काम है। पर वो कहाँ आया था ज्यादा? कहाँ से आया था ज्यादा? सीटेट दिल्ली से आया था, हिमाचल से आया था, उत्तर प्रदेश से आया था। तो इसका मतलब बाहर के भी लोग हैं। आप बोलेंगे साहब आप इतना क्यों बोलते हो? ये मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं आप में एक एटीट्यूड पैदा करना चाहता हूं। और आप ही नहीं, मैं ये बहुत सी बातें उनके लिए भी बोलता हूं तो यहां नहीं है पर वहां है, तो हजारों में जो क्लासेस देखते हैं। चलिए, 5000 से ऊपर बच्चे क्लास देखते हैं। अभी 5400 बच्चे क्लास देख रहे हैं, मतलब ये जब भी देखेंगे वो ऐप पे डालते ही 5400 अभी देखेंगे। आप सोच सकते हो परीक्षा तक कितने लोग देखेंगे? तो उनको भी तो पता होना चाहिए कि सामने कौन है। आप जब मेरे साथ इतने दिन से रहे हो तो आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता हम कौन है। अगर पता होता तो आप हमारे हर एक सवाल का उसकी तरह जवाब देते। यहां पे नहीं, वहां पे। एक ये थी जो उन्होंने बोला, बोला ना आपने, एक दिन नहीं आई तो उन्होंने कहा, बोला कि सर वो क्लास आप यूट्यूब पे डाल देना, मैं वहां पे देख लूंगी। हाँ, क्या? मैं ये चाह रहा हूं करेंगे आपके लिए। आप जो भी ऑफलाइन के बच्चे हैं आपको सबको ऑनलाइन दे देंगे, चिंता मत करो आप, मेरा वादा है।
आपको तो क्या क्या दे देंगे पता है, मैंने पहले दिन भी आपको बोला था हम आपको क्या क्या देंगे। हम आपको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीड तीनों का सिलेबस देंगे, मतलब मेरे उसमें तो साइकोलॉजी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे थोड़ी बोला था। लेकिन अभी आपको क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आपकी हरकतें इसके लिए जिम्मेदार हैं। अभी आपको दे देंगे तो फिर आप कल से आओगे नहीं। देखा है हमने यार, हमने 50,000 से ज्यादा तो सिलेक्शन दिए हैं, तो हम नहीं जानते क्या बच्चों की टेंडेंसी, हिम्मत ही नहीं है, कैसे आओगे? बस जो रीजन जो भी है, मुझे इससे नहीं लेना देना कुछ भी, कारण क्या है, लेकिन रिजल्ट तो सामने दिख ही रहे। अब तुम्हारे साथ वो थे दोनों, अब सोचो इससे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता कुछ कुछ हो सकता है, पर ये तब समझ में आता है जब आदमी एक या दो बार फेल हो जाता है, तब उसको एहसास होता है कि यार काश। ओके, विचारशील चिंतन लिखा आपने हिंदी में, बोलो लिखा, लिखा कि नहीं? इंग्लिश में दो शब्द है, रिफ्लेक्टिव और रिफ्लेक्सिव। क्या होता है, चलिए आप में से कोई भी बताए मेरे को, व्हाट इज दिस? ये क्या है? एक तो पहली गलती तो जो कोचिंग बच्चे आते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे बच्चे, क्या बोलूं मैं, क्या बोला, मतलब पहली गलती तो हमने ये कर दी कि हम छठी क्लास में जो पढ़ना चाहिए था वो नहीं पढ़ा हमने, नींव कमजोर हो गई, फिर बोर्ड में नहीं पढ़ा, फिर कॉलेज में तो काम ही खत्म हो गया। आपको क्या पूछा जाता है पता है? आपको वही चीज पूछी जाएगी जो आज तक आपने एकेडमिक में पढ़ी है, उसके बाहर तो पूछा ही नहीं। शिक्षक भर्तियों में क्या पूछा जाता है? साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स, पेडागोजी आती है ना एक्स्ट्रा। क्यों आती है वो? क्योंकि आपको वो बीएड में पढ़ाई जाती है। लेकिन बीएड हम किस तरह से करते हैं बताइए आपको, और कौन हमें पढ़ाने वाले होता है? बाकी आपका कंटेंट वही तो रहता है, वही तो रहता है ना कंटेंट। आप लिखा था माध्यमिक स्तर तक आएगा, डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन का आएगा, तो वो बेवकूफी थोड़ी, सिलेबस तो वो है ही, उसके बारे तो कुछ है ही नहीं। 100 में से 100 तो आएंगे आएंगे, और आपके 100 में से सोचिए नहीं, आपको तो आपको 100 में से 65% आ गए तो सिलेक्शन हो गया, इवन 60 पे भी हो गया, 62 पे भी हो गया। लेकिन आप तो 100 में से 100 ले सकते हो। अगर बाहर से दे दिया तो डिलीट करवा देंगे लोग, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है तो वो डिलीट कर देंगे, बोनस दे देंगे। 100 में से 100 ला सकते हो, पर क्यों नहीं ला पा रहे? क्योंकि पीछे की कमजोरियां हैं। फिर ऊपर से एक और खास बात है, फिर कोचिंगों में जाते हैं, कोचिंगों में जो पढ़ाने वाले होते हैं ना भाई साहब सामने, वो पढ़ाते हैं, उनकी खुद की नौकरी नहीं लगती, एक वो पढ़ाने वाले होते हैं। यहां की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे राजस्थान में, और उनसे भीड़ पड़ती है, हकीकत तक तो पहुंच ही नहीं पाते वो। चलिए, लेकिन आपके लिए ऐसे अवसर हैं, आपको ऐसे ऐसा सब लोग मिले हैं। मैं मेरी नहीं कर रहा, यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाने वाले, हिंदी में आप पढ़ रहे हो घनश्याम जी, उनसे बेहतर है कोई इंडिया में? इंडिया में मैथ्स में भेड़ा जी से बेहतर है कोई? बताओ आप। बाकी तो मेरे को पता नहीं यहाँ की बाकी फैकल्टीज का तो, पर सारे अच्छे हैं, और हम अपनी बात तो क्या बोले। हमारी बात पे तो ठप्पा लगा दिया सरकार ने, पता है किसने लगाया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लगाया था, लेकिन अब शिक्षा मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान ने ठप्पा लगा के किताब दी है कि सर आपकी किताब यूपीएससी में जाएगी, आरपीएससी में जाएगी। एक फोन करेंगे ना आपकी, सर बुक में ये लिखा था और पेपर वालों ने ये आंसर मान लिया, बस एक मेल करेंगे, हम करेंगे लेकिन आप नहीं करोगे, हम एक मेल करेंगे, डिलीट। ओके, विचारशील चिंतन क्या होता है कोई नहीं बता सकता? तो सुन लो, एक शब्द आपने सुना होगा, रीड में आया, मेटाकॉग्निशन। सुना है कभी? याद आ रहा है? पुराने पेपर ही नहीं देखे, याद कहां से आएगा? हम पढ़ रहे हैं कौन सा सिद्धांत? जीन पियाजे का क्या नाम है? कौन सा विकास? संज्ञानात्मक विकास। कौन सा विकास? ओके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और मैंने जो शब्द अभी बोला वो क्या था? कॉग्निटिव, कॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन। क्या बोला? मेटाकॉग्निशन। इसका मतलब ये क्या है? ये कॉग्निशन से ऊपर के लेवल की बात है। क्या होता है मेटाकॉग्निशन? सुनना, इसी को बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। यानी कभी आपने देखा ना, लर्न टू लर्न, थिंक अबाउट थिंक। हम अपने सोचने के तरीके के बारे में सोचें, बात पे गौर करना। हमारे जो थॉट्स हैं उनके बारे में हम सोचें, उसको बोलते हैं विचारशील चिंतन। उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्सिव एक ही मानते हैं यहां पे हम, वास्तव में इनमें भी फर्क है, पर बहुत हाई लेवल की बात है वो। रिफ्लेक्सिव और भी डीपली सोचना है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होता है? आपके रीट में थर्ड ग्रेड में एक टॉपिक है, एक्सपीरियंशियल मॉडल ऑफ लर्निंग।
डेविड कोल्ब, नाम सुना है डेविड कोल्ब, जिन्होंने 4 तरीके बताए थे। अभी में से सवाल है कि साहब हमने जो कुछ, जैसे दिन में कोई भी एग्जांपल हो, आप क्रिकेट खेलने गए, सुन रहे हो, फिर आप जो भी आपने खेला अच्छा खेला, फिर रात को आप आ गए, आउट हो गए कहीं पे, फिर रात को जब आप सोते हो तो आप अपने व्हाट हैपेंड, जो भी दिन में हुआ उस पर आपने विचार किया, तो केवल गमक ही नहीं है वो, आपने सोचा यार उस समय काश मैं ऐसा सोच लेता कि बॉल ऐसे आ रही तो मैं ऐसा खेलता तो आउट नहीं होता। तो हम कई बार सोचते हैं काश वो 2 ऑप्शन में उस समय ऐसा सोच लेती तो मैं वो गलत करके नहीं आती, ऐसा अक्सर करते हैं ना। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इसको क्या बोलते हैं? यानी हम अपने एक्शंस के साथ साथ हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो सोचने का तरीका है, उस पर भी सोचते हैं, तो है बहुत बड़ी बात। इसी को बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। इसको क्या बोलते हैं? मेटाकॉग्निशन। और ये बहुत बड़ी विशेषता है चौथी स्टेज की। तो आपने लिखा विचारशील चिंतन, अपने चिंतन के बारे में विचार करना, चिंतन के बारे में चिंतन करना, विचार के बारे में विचार करना, सिंपल है, बोलिए कोई दिक्कत है? अपने थॉट्स के बारे में थॉट करना, ठीक है। तो इसका एक और नाम है, और लिख लो, और मेटाकॉग्निशन। ये मेटाकॉग्निशन ही रहेगा, मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन। तीन बातें और हैं, चिंता नहीं करनी है, बाकी को ये किसके कोई करीब ही नहीं है, आप ही हो। तो आप ऐसा बोलो सर ये तो हम बहुत भारी पड़ रहा है, भारी नहीं है, मैं तो आपको उस लेवल पे पढ़ा रहा हूं कि कुछ भी आए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कैसा भी पूछ ले। बाकी कॉमन चीजें तो सब लोग कर ही सकते हैं, पर ये तो वो चीजें हैं जो टॉपर्स बनाती हैं। तो ऐसा ही पढ़ना है इस बार, समय पूरा है अपने पास, 6 महीने। हाँ ओके, चलिए विचारशील चिंतन हो गया। क्या होता है ये क्लियर है सबको? बोलो है ना? ओके। इसके बाद 2 चीजें हो रही हैं छोटी छोटी, लिख लिया सबने? इसका दूसरा नाम कौन सा? कॉग्निशन। ओके, तो याद रखना मेटा कॉग्निशन पियाजे की कौन सी स्टेज में होता है? 4th में होता है, नाम तो आपको पता ही है। और मेटा कॉग्निशन क्या होता है? यस, अपने विचार के बारे में विचार करना, चिंतन के बारे में चिंतन करना। ओके, चलिए साहब, एक आखिरी बात, कितनी विशेषताएं होगी? टोटल 4 ही हुई अभी। पहली थी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन। दूसरी थी अपसारी समस्या समाधान। तीसरी थी परिकल्पना निगमनात्मक, इंग्लिश में क्या था? हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। चौथी क्या थी? विचारशील चिंतन। इसका एक नाम और क्या हो गया? मेटाकॉग्निशन। और विचारशील चिंतन के लिए इंग्लिश में 2 शब्द याद रखेंगे, एक तो रिफ्लेक्टिव, एक रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्सिव ये सारे खेल भी कब होते हैं? सवाल आया था आपको याद है पात्रता परीक्षा में, जो आपने सबने दी थी, इससे पहले वाली जो कैंसिल हो गई थी, या मेन वाली परीक्षा थी, या मेन वाली परीक्षा इससे पहले जो कैंसिल हुई थी, आपको याद है एक सवाल पे विवाद मचा था कि साहब यह आया था रिफ्लेक्सिव थिंकिंग का संबंध किससे है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो ये किशोरावस्था ही चल रही है, इनको तो आप जोड़ सकते हो। 3 नंबर वाली कॉन्क्रीट वाली बाल्यावस्था से संबंधित थी, और इसके सारे काम क्या है? किशोरावस्था वाले। ओके, 5वां अंतर साध्य तर्क। ये तो खैर सुना ही पहली बार होगा, जल्दी से फिर पियाजे आज खत्म करते हैं, फिर आगे चलेंगे। इंग्लिश में अंतर के लिए एक शब्द आता है इंटर, और ये प्रोपोजिशनल लॉजिक्स या थिंकिंग एक ही बात है। लॉजिक्स, रेशनल थिंकिंग, ये सब एक ही बात है। इंटर प्रोपोजिशनल लॉजिक्स ये भी होता है यहां। अंतर साध्य तर्क हमारी उत्कर्ष वाली क्लासों से बहुत ज्यादा अपडेशन है ना। मैं एक वीडियो डालने वाला हूं कि मेरी उत्कर्ष की जितने भी क्लासेज हैं उसको कोई नहीं देखे। कितने कितने लाख बच्चों ने उसको देखा है, और मैं यार तरस रहा हूं एक एक बच्चे के लिए। मनोहार करता हूं, क्यों नहीं आई कल आप मैडम? तुम क्यों नहीं आए? तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आया? पता भाई। ओके, तो देखो ध्यान से,
प्रोपोजिशनल एक शब्द है जो क्या होता है, ये परिपोजिशन नहीं है, ये क्या है, प्रोपोजिशन है। क्या होता है सुनो, कभी आपने, मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें वास्तविकता तो कुछ और होगी, आप ध्यान दो, वास्तविकता कुछ और होगी भले ही, लेकिन हमें कोई कह दे कि हम आपके सामने एक स्टेटमेंट रख रहे हैं और आपको इस स्टेटमेंट को सच मानना है। क्या मानना है? सच मानना है, ट्रू वैल्यू है इसकी, और उसके बाद आपको बताना है इसके आधार पे क्या निष्कर्ष निकलता है। आपने कथन निष्कर्ष पढ़े, सिलोजिज्म पढ़ा है, ये वही है। जैसे मैं बोलूं सभी लड़कियां मेज हैं, सभी लड़कियां क्या है? क्या लड़कियां वास्तव में रियलिटी में मेज है क्या? लेकिन आपको क्या मानना है? क्यों मानना, क्यों मानोगे ऐसा? तो ऐसा नहीं मानेंगे तो फेल हो जाएंगे, इसलिए आपको क्या मानना है? सभी लड़कियां क्या है? मेज। ये एक प्रोपोजिशन है, एक स्टेटमेंट है, कथन है। फिर यहां अंतर साध्य इंटर है, इसका मतलब एक से ज्यादा कथन होंगे और फिर मिलाएंगे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे। तो आपने बोला सभी लड़कियां मेज हैं, ओके, सभी लड़कियां, सभी लड़कियां, ये लड़कियां हैं और ये बाहर वाली मेज है, तो सभी लड़कियां मेज हैं, ऐसा पढ़ते हैं रीजनिंग में, सबने पढ़ा है। दूसरा, सभी मेज गुलाब है, सभी मेज क्या है? तो निष्कर्ष निकल गया सभी लड़कियां, हाँ अब तो मजा आएगा, सभी लड़कियां क्या है? गुलाब। ऐसी चीजें कहलाती हैं अंतर साध्य तर्क। क्या कहलाती है? अंतर साध्य तर्क। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पियाजे कहते हैं, जैसे इसके बाद हम नंबर आएगा तब कोहलबर्ग पढ़ेंगे, तो आपको पता है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में एक खास बात बोली है कि सभी लोग अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंचते। एग्जैक्ट यही बात पियाजे ने भी बोली है कि सभी बच्चे, चौथी स्टेज है ना, आपने देखा ना इसमें क्या क्या चीजें आई, होश उड़ गए, उड़े कि नहीं? मेटाकॉग्निशन, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्टिव, इंटर प्रोपोजिशन, साहब ये तो खतरनाक चीजें बोलिए हैं। आप उसे बताएंगे, सुन रहे हो कि अमूर्त आपके तार्किक चिंतन सब में आएगा, पहले अतार्किक चिंतन होगा, बाद में तार्किक चिंतन सब में आएगा, आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, समस्या समाधान भी सब करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं क्रिएटिव थिंकिंग सब में आए, डाइवर्जेंट थिंकिंग सब में आए, रिफ्लेक्सिव थिंकिंग सब में आए। उम्र भले ही बढ़ जाए पर फिर भी नहीं आती, तो वो कब आती है? वो तब आती है जब हम जैसे गुरु आपको मिलते हैं। वो तब आती है जब उसके कल्चरल और पेरेंटल और एजुकेशन का माहौल उसको दिया जाए। अगर उसको नहीं दिया जाएगा तो वो नहीं करेगा। क्या कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा कर सकता है? बोलिए, ये सवाल आया परीक्षा में, लिखो नोट। नोट, पियाजे के अनुसार, पियाजे के अनुसार, पियाजे के अनुसार अंतिम अवस्था की, पियाजे के अनुसार अंतिम अवस्था की योग्यताएं, पियाजे के अनुसार अंतिम अवस्था की योग्यताएं प्राप्त करने के लिए, पियाजे के अनुसार अंतिम अवस्था की योग्यताएं प्राप्त करने के लिए पारिवारिक, पियाजे के अनुसार अंतिम अवस्था की योग्यताएं प्राप्त करने के लिए पारिवारिक, सांस्कृतिक, कल्चरल तथा शैक्षिक पारिवारिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक वातावरण का उच्च स्तरीय होना आवश्यक है। शैक्षिक वातावरण का उच्च स्तरीय होना आवश्यक है। पियाजे के अनुसार अंतिम अवस्था की योग्यताएं प्राप्त करने के लिए कौन सा उच्च स्तरीय वातावरण चाहिए? पारिवारिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक। यानी जिस जगह रहते हैं, जिस माहौल में हम हैं, वहां ये चीजें हमको पढ़ाई जाएं, ट्रेंड किया जाए, तभी आता है, नहीं तो चौथी वाली चीजें नहीं आती। ये बहुत खास बात लिखा आपने सबने। पारिवारिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक वातावरण का कैसा होना जरूरी है? उच्च स्तरीय होना जरूरी है। बात समझ आई? अब केवल 1-2 मिनट की बात हो रहा है, इसमें भी आपको मैं वो कर करके रिक्वेस्ट कर, रुको थोड़ी देर रुको, आप भी क्या करो।
ओके साहब, यही होता है। और आखिरी वो महत्वपूर्ण बात क्या है, विशेष करके हम लिखेंगे, लिखो आप, विशेष पियाजे के सिद्धांत की आखिरी बात, विशेष जीन पियाजे ने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे ने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा समस्या समाधान, अमूर्त चिंतन तथा समस्या समाधान के संबंध में दो महत्वपूर्ण प्रयोग किए। और यह भी कमाल की बात है जो बहुत कम बच्चों को पता होती है परीक्षा तक। दो महत्वपूर्ण प्रयोग किए। कौन कौन से दो महत्वपूर्ण प्रयोग किए? एक और दो। एक तो पेंडुलम प्रयोग, ये दरअसल बैलेंस कॉन्सेप्ट के लिए किया गया। बैलेंस कॉन्सेप्ट, बैलेंस में LE आएगा शायद। और दूसरा तो इंग्लिश में लिख देता हूं, ऐसे ही आता है परीक्षा में, थर्ड आई एक्सपेरिमेंट। तो ये दोनों प्रयोग चौथी अवस्था के बारे में है। पेंडुलम प्रयोग बैलेंस कॉन्सेप्ट है दरअसल ये, और थर्ड आई एक्सपेरिमेंट तीसरी आंख। तो सुनो, लिखा सबने? तो तीसरी स्टेज के दो एक्सपेरिमेंट, दो स्टडी, बोलिए पहला कौन सा? पेंडुलम टास्क, पेंडुलम प्रयोग, पेंडुलम टास्क भी बोलते हैं इसको, पेंडुलम प्रयोग। और दूसरा कौन सा? थर्ड आई प्रयोग, थर्ड आई एक्सपेरिमेंट। अब सुनो ये क्या है। तो देखो पहली बात, पियाजे ने क्या किया, आप सामने देखो। पियाजे ने क्या किया? एक पेंडुलम जानते हो क्या होता है? घड़ी वाला, शाबाश, ऐसे लटकता है। तो पेंडुलम, पहले उन्होंने पेंडुलम बनाया स्केल का, ऐसे पॉइंट लेके स्केल, ऐसे भी तो बना सकते हैं, छोटे बच्चे झूलते हैं दोनों तरफ। तो वो देखना चाहते थे कि बच्चों को बैलेंस का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं है। फिर एग्जैक्ट पेंडुलम बताता हूं आपको मैं। जैसे ऊपर ये कुंदा है जहां पे फैन है, ओके, एक रस्सी लटका दी, एक उसके नीचे वेट बांध दिया, वजन, और फिर क्या किया, उसको पुश किया। अब वो क्या करेगा? ऐसे घूमेगा, घूमेगा ना, चक्कर काटेगा। कभी आपने ऐसा किया होगा? कुछ वो पहले हम खेत में जाते थे, चिड़िया उड़ाने के लिए ऐसे करते थे, बांधते थे कुछ ऐसा, है ना? तो ऐसे कहते हैं। तो बच्चों को बोला कि बच्चों, तीनों वेरिएबल्स हैं इसमें, 3 वेरिएबल्स हैं, पता है आपको? 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं? 3 चीजें कौन सी हैं इसमें जो मैंने आपको बताया? 3 वेरिएबल। एक तो रस्सी, रस्सी है ना, स्ट्रिंग, रस्सी की लंबाई कम ज्यादा भी कर सकते हैं। एक दूसरा वेट, और तीसरा वो ताकत जिससे धक्का मारते हैं, है ना, वो एनर्जी। तो उन्होंने कहा बच्चों से कि बच्चों आप मुझे बताएं कि ये जो रस्सी है इसको कम करें लंबाई, इसकी लंबाई ज्यादा करें, तो ये जितने चक्कर काटता है क्या इनमें कोई फर्क आता है? तो नोट करो और ऐसा प्रयोग करो। बच्चों से करवाए, तो बच्चों ने किए। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के थे वो तो समझ नहीं पाए ये क्या खेल है, पता नहीं क्या है। जो कंक्रीट वाले थे उन्होंने किया, उन्होंने एक बार रस्सी को लंबा किया, दूसरे में इधर छोटा है, इधर और छोटी कर दी, तो रस्सी की लंबाई कम ज्यादा करी, और वो उसको धक्का देके कितनी देर में रुकता है साहब? 60 चक्कर हो गए। छोटी रस्सी वाली के 50 चक्कर हुए, जितने भी हुए 70 चक्कर हुए। तो उन्होंने कह दिया कि साहब रस्सी ज्यादा करने, लंबी करने पे तो ज्यादा चक्कर होंगे, छोटी करने पे कम चक्कर होंगे। किसी ने कह दिया साहब छोटी करने पे ज्यादा चक्कर होंगे। वो थे तीसरी स्टेज वाले बच्चे,
उन्होंने गलती करी। क्या गलती करी उन्होंने? आप बताओ क्या गलती करी? आप तो चौथी स्टेज पार कर चुके हो। क्या गलती करी? उन्होंने गलती ये करी कि रस्सी को तो ध्यान में रखा, लेकिन बाकी दोनों वेरिएबल्स को भूल गए, क्योंकि धक्का कई बार जोर से दे दिया। तो क्या रिजल्ट सही आएंगे? नहीं आएंगे। जब तक दोनों बातें वो सही रखते, अन्य तथ्य समान रखते, धक्के का पावर भी उतना ही होता और वेट भी सेम रहता, तब रिजल्ट रस्सी का सही आता। बोले आता कि नहीं आता? वैसे ही फिर वेट अलग अलग कम ज्यादा वेट करके देखा। कभी आपने बिरला पिलानी आप म्यूजियम में गए हो? किसी ने नहीं देखा? आपने देखा? एक्चुअली हम वहीं पढ़ते थे, तो उसमें या आप तारामंडल जयपुर और किसी का आपने देखा होगा कि साहब ये जो व्हील होता है ना, व्हील, आप तो साइंस के बच्चे हो, आप साइंस के बच्चे हो, फिजिक्स के हो ना? कौन कौन है फिजिक्स का बताओ? आर यू अलोन? आप हो? ओके। तो ऐसा ऐसा देखा आपने कई बार कि उस पे स्लोप पे एक बड़ा टायर है ना और एक छोटा सा टायर, दोनों को एक साथ छोड़ो, कौन सा पहले पूछता है? ऐसे प्रयोग देखे हैं कभी? देखते हैं ना? या फिर कई बार एक सीधा स्लोप पे आता है या ऐसे करके आता है, तो कौन सा फंस जाता है? जो ऐसे करके आता है वो फंस जाता है, ऐसा। ओके, तो ये प्रयोग आपको समझ में आया? आया ना समझ में? 3 वेरिएबल थे। दूसरी स्टेज वाले बच्चों को तो समझ में नहीं आया क्या है। 2 से 7 वालों को, 7 से 11 वालों ने अपने हिसाब से करके बता दिया, पर जब रस्सी का पूछा तो उन्होंने दूसरी चीजों का ध्यान नहीं रखा। वेट का पूछा तो रस्सी की लंबाई का ध्यान नहीं रखा, पावर का ध्यान नहीं रखा, गलती करी, निष्कर्ष सही नहीं आए। लेकिन चौथी स्टेज के बच्चों ने बता दिया कि साहब जो भी पूछा ना, रस्सी कम ज्यादा करें तो पावर भी उतना ही रखना है और वेट भी सेम रखना है, तब रिजल्ट सही आएगा। ये था पेंडुलम प्रयोग। इस पे सवाल क्या पूछेंगे? इस पे सवाल एक तो बैलेंस कॉन्सेप्ट याद रखना है, कभी हो सकता है पूछ लें, क्योंकि आपको पता है 2, 3, 4 प्रश्न ऐसे ही आएंगे जो केवल आपको ही आएंगे, उनमें कौन सा हो सकता है ये गारंटी नहीं है। एक पेंडुलम प्रयोग या पेंडुलम टास्क पियाजे की कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो क्या बोलेंगे? चौथी। बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी किस अवस्था से संबंधित है? तो क्या बोलेंगे? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली। बॉल ब्लैंकेट स्टडी किसके बारे में था? वस्तु स्थायित्व किसके बारे में था? 3 माउंटेन्स प्रॉब्लम कौन सी अवस्था से संबंधित था? दूसरी। किसके बारे में था? ईगोसेंट्रिज्म के बारे में था। किसके बारे में था? ईगोसेंट्रिज्म, आत्मकेंद्रितता के बारे में था कि नहीं था? ओके। वैसे पेंडुलम टास्क किसके बारे में? चौथी अवस्था के बारे में। और थर्ड आई एक्सपेरिमेंट किसके बारे में? चौथी अवस्था के बारे में। ये क्या है ये भी सुन लो, आज की आखिरी बात 1 मिनट की। मान लो हम आपको ये बोलें, सुन रहे हो ना, पियाजे ने ऐसा बोला है, ऐसा किया है कि आपके कितनी आईज है? 2 ही है क्या? 2 है ना? मान लो हम आपको ये बोलें कि आपको थर्ड आई गिफ्ट में देते हैं, आप कहां पे लेना चाहोगे उसे? पढ़ा है आपने हमसे, बताओ कहां पे लेना चाहोगे तुम? आप कहां पे लोगी गरिमा? ओके, बोलो आप सोहेल कहां लेना चाहोगे थर्ड आई? हाँ ये ना, हाँ सबने यही बोला। जो प्री ऑपरेशनल के बच्चे थे, सुनना, 7 से 11 वाले, उन्होंने कहा साहब, क्योंकि उन्होंने ये सुना शंकर भगवान का तीसरा नेत्र, तो उन्होंने कहा साहब तीसरी आंख दे दो हमको, फोरहेड पे, माथे पे लगा दो। उनको तीसरी स्टेज वाले बच्चों को पूछा तो उन्होंने कहा यार क्या बेवकूफी कर रहे हो, सामने तो वैसे ही 2 आंखों से देख रहे हो, पीछे लो। पीछे लोगे तो क्या फायदा होगा? आगे भी दिखेगा और पीछे भी। लेकिन आप बता नहीं पाए। ये जो चौथी स्टेज वाले बच्चे थे, पता है इन्होंने क्या बोला? बोला साहब हाथ पे दो या उंगली पे दो, ताकि नीचे भी देख लें, यस, कॉर्नर पे भी देख लें, छत पे भी देख लें, इस बोर्ड के पीछे हमको नहीं पता, लेकिन अगर यहां पे आई होती तो देख लेते कि नहीं देख लेते? है ना कमाल। ये थर्ड एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? थर्ड एक्सपेरिमेंट। इनसे पता चलता है बालकों में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्यूशन के कौन कौन से तरीके डेवलप हो जाते हैं। तो ये था जीन पियाजे का बेहतरीन मॉडल। 1 बार पढ़ना इसको, 2 बार पढ़ना इसको, हमारा दावा रहेगा इससे बाहर कोई चीज परीक्षा में आपको मिलेगी नहीं। कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो सिर्फ आपको ही आएंगी। थैंक यू।